चलो आज हम लोग पढ़ाई करते हैं 10th के फिजिक्स की, जिसमें पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश। ये प्रकाश नाम के लोग आपके आसपास बहुत होंगे, प्रकाश नाम के लोग भी होंगे और आपके आसपास भी प्रकाश बहुत होगा। बिना प्रकाश के तो आपको कुछ दिखाई देता है नहीं, कि दिखाई पड़ता है नहीं। ये प्रकाश है, मतलब जो लिख रहे हैं ये प्रकाश नहीं है, जहाँ पर लिख रहे हैं और आपको दिख रहा है इस जगह पर प्रकाश है। प्रकाश एक ऐसी चीज है ना कि जो खुद नहीं दिखाई देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं सब दिखाई देती हैं, स्वयं अदृश्य होकर, और यह दूसरों को प्रकाश, दूसरों को वस्तु दिखाता है। यह खुद नहीं दिखता, दिखाने का काम करता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा, अब ऊर्जा क्या है सर? ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का बहुत ढेर सारा रूप है। विद्युत ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। तो ऊर्जा का विभिन्न प्रकार का रूप है, और ऊर्जा के बारे में अभी हम लोग फिजिक्स का ये स्टार्ट है। आगे हम सभी प्रकार के ऊर्जाओं से लगभग परिचित होंगे। ठीक है, बस आप तन्मयता से सुनते रहना। ये नहीं कि आधा मन यहाँ लगा हुआ है वीडियो में और आधा मन कह रहा है कि लाओ चलो थोड़ा सा पबजी खेल लिया जाए। ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसको अगर पढ़ाई में एक बार मन लग गया तो दुनिया का सब गेम बेकार है, पबजी भूल जाओगे एक बार अगर फिजिक्स में मन लग गया तो। हाँ, पी से दोनों का नाम है, पी से फिजिक्स भी होता है और पी से पबजी भी होता है, वो छोड़ दोगे। हाँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। मतलब वह चीज जिससे हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो, कोई भी काम करने की क्षमता प्राप्त हो जाए तो वही ऊर्जा है। एक होता है गतिज ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कैसे होता है? किसी गति विशेष के कारण, किसी वस्तु में उसके गति विशेष के कारण, गति मतलब चलने के कारण, चलने के कारण उसमें एक ऊर्जा समाहित हो जाती है। जैसे कोई गेंद है ना, और वो चल रहा है बहुत तेजी से, आपने बैट से मार दिया, बहुत तेजी से वो भागता जा रहा है, तो उसके पास एक ऊर्जा हो गई। वह ऊर्जा उसके गति के कारण प्राप्त हुई है, तो उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। और जहां कहीं आपके ऊपर लग जाएगा तो उस जगह पर फिर न्यूरामेंट लगाना पड़ेगा, ऊर्जा वो इकट्ठे उस जगह पर दे देगा। बात समझ में आ रही है? इकट्ठे उस जगह पर अपना, उसके पास गतिज ऊर्जा है, आपसे मिलेगा तो आपको ऊर्जा दे देगा। जैसे गंदे बच्चे मिलते हैं तो आपको 2-1 अवगुण दे देते हैं, अच्छे बच्चे, मेधावी बच्चे मिलते हैं तो आपको 2-1 सीख दे देते हैं। ऐसे ही गतिज ऊर्जा वाला कोई वस्तु आपको मिल जाएगा। हाँ, ये शोरगुल थोड़ा सा सुनते रहना साथ साथ में। गतिज ऊर्जा वाला कोई मिल जाएगा तो आपको गतिज ऊर्जा दे देगा। अच्छा सुनो, एक बात इसी समय इसी टॉपिक पर और भी जान लो कि जब आप किसी तालाब के किनारे खड़े होते हैं शाम के समय में, ऐसे ही आनंद में, प्रकृति से आपका प्रेम है, प्रकृति की छत्र छाया में खड़े हुए हैं और तालाब है आगे सुंदर सा, आपके मन में शरारत सूझा कि लाओ 1 पत्थर फेंके तालाब में। तो आपने तालाब में पत्थर फेंका। जो पत्थर आपने फेंका है, आपने अपने हाथ से उसको कुछ ऊर्जा दिया है, अपनी ऊर्जा को आपने दिया है। आपको ऊर्जा कहाँ से मिली? क्योंकि आप भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ने आपको ऊर्जा दिया, आपने वो ऊर्जा दे दिया पत्थर को। पत्थर आपने तालाब में फेंक दिया ऊर्जा दे करके। ये ऊर्जावान पत्थर जब तालाब में गिरेगा, जिस जगह पर गिरेगा उस जगह पर यह पानी को भी ऊर्जा देगा। पानी को जब ऊर्जा मिल जाएगा तब पानी क्या करेगा? वो ऐसे 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 डांस करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको कहते हैं तरंग, अंग्रेजी में कहते हैं वेव। ठीक, तरंग है ये। तरंग को चलने के लिए इस प्रकार के अनुप्रस्थ, ये तरंग 2 प्रकार से होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। इन दोनों तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तभी चल पाएंगे जब कोई इनको ले जाने वाला हो, वाहक हो। तो जो जल में उठा हुआ तरंग है, इस जो ऊपर उठता है पानी ऐसे, ये श्रृंग, ऐसे जो नीचे जा रहा है ये गर्त, ये कहलाता है। श्रृंग और गर्त के रूप में चलता जाता है। लेकिन अगर यही माध्यम पानी ना होता तो जो ऊर्जा आपने दी है जल को, वह ऊर्जा दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाती। तालाब में दूसरे किनारे नहीं पहुंच पाता कि पहुंच जाता? जल ही नहीं होता तो यह कैसे बहते हुए जाता? ऊर्जा संचरण का एक माध्यम होता है तरंग। हम लोग जो बोलते हैं, बोल रहे हैं, तब भी एक ऊर्जा हमारे मुंह से निकल रही है। हम अपनी ऊर्जा का जो लॉस कर रहे हैं, और यह ऊर्जा
जो हमारे मुंह के सामने जो कण हैं उनसे जाके टकराता है, तो ये उनको हिला देता है, झकझोर देता है ऐसे ऐसे ऐसे। अब जब ये वाला कण, हमारे सामने वाला कण ऐसे हिलने लग गया ना, तो इसके आसपास जितने भी कण थे वह सब हिलने लग जाएंगे। ऐसे ही घटना होती है बस में। एक आदमी ने अगले वाले को धकेला ऐसे, तो अगला वाला नहीं चाहेगा अपने अगले वाले को धकेलना, लेकिन फिर भी वो सब गिरते चले जाएंगे एक तरफ से। वही काम होता है, एक कण टकराया, हिलना शुरू कर दिया, उसने अपने अगले वाले को हिला दिया। ऐसे ये सारे कण हिलते हुए फिर आपके कान के पर्दे तक टकराते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे कि ये कण ही टकराते हैं तब हम सुन पाते हैं? तो अपने आप को बंद कर लो। आप जहां बोल रहे हो उसको एकदम से बंद कर लो कि बिल्कुल भी कोई बहुत छोटा सा भी सुराख न रह जाए बाहर जाने का। एक मोटे से शीशे का चैम्बर बना लो, खूब मोटे शीशे का चैम्बर बना लो, उसके अंदर बंद कर लो, और अंदर आप हॉर्न, माइक, लाउड स्पीकर सारा चीज रख लो, उसमें बोलो। बाहर कोई कान लगा के खड़ा रहेगा नहीं सुन पाएगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास का वायु उसके कान तक नहीं पहुंच रहा है। वायु नहीं पहुंच रहा है मतलब कि ये कण कंपन करते हुए नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपके कान के पर्दे से टकराएंगे नहीं तो आप सुन नहीं पाएंगे। और जब ऐसे टकराता है तो इसके ऊर्जा में कमी होता जाता है। ये जो हमारे आगे वाला ही कण है इसको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, जो ज़्यादा नज़दीक है। उससे पीछे जो है उसको थोड़ा सा कम ऊर्जा मिलेगा, इसके माध्यम से मिला हुआ है। तो इस प्रकार से इसे धीरे धीरे तरंग जितना आगे बढ़ता जाता है उसमें ऊर्जा का उतना कमी होता जाता है। एक स्थिति ऐसी होती है कि उसमें ऊर्जा बिल्कुल नहीं रह जाता और तरंग गति समाप्त हो जाती है। तालाब में जो उत्पन्न एक हलचल था वह समाप्त हो गया। या आप बहुत दूर हमसे खड़े हैं तो ये जो कंपन होते हुए जा रहा था सारा कण आपके कान के पर्दे से टकराने, इसमें लगातार ऊर्जा की कमी होती गई और आपके पास पहुंचने से पहले ही इसने दम तोड़ दिया और आप नहीं सुन पाए। वहां से बोले आए, ठीक है? तो ये तरंग होता है। प्रकाश से हम लोग पढ़ रहे थे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इस ऊर्जा के माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, ठीक? ये प्रकाश का डिफिनेशन हो गया। अब प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण कि यह सदैव सीधी रेखा में चलता है, इधर उधर से नहीं गति करता। प्रकाश जैसे आप जो है अंधेरे कमरे में खड़े हैं और आपके पास कोई प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश की प्राप्ति हो सके। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दीप्त जिसको कहते हैं ल्यूमिनस और अदीप्त जिसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो दीप्त मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हों, जिनसे प्रकाश प्राप्त होता हो, तो वह दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं प्राप्त होता हो वह अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब दीप्त वस्तु में सबसे बड़े तो हमारे सूर्य देवता हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत। सूर्य देवता नहीं होते तो जीवन नहीं होता। वह दीप्त हैं, वो जो है प्रकाश देते हैं। आपके घर में टॉर्च होगा और क्या, विद्युत बल्ब लगा होगा, तो ये सब सारे दीप्त हैं। अदीप्त में क्या है? कुर्सी, मेज, कांच और ये चंद्रमा भी है ना, चांद बहुत देखते हो चांद, तो ये चांद भी अदीप्त है। इसके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये बेचारा सूरज से प्रकाश ग्रहण करता है और फिर रात में चमकता है। तो चंद्रमा भी अदीप्त वस्तु में आता है। तो अगर रात में हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत है, हमने एक टार्च ले रखा है और हम टार्च को जला दिए, ऐसे जला दिए, तो जिस तरफ टार्च का मुंह है ऐसे सामने की ओर, तब वो ये टार्च है और हमने यहाँ से बटन दबाया, अब ये टॉर्च ऑन हो गया। ये यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी नहीं निकलेंगी सर, ये तो मार्कर लिए हैं आप, बेवकूफ़ी है। तो मैं फीलिंग करना है, सिर्फ अनुभव प्राप्त करना है। ये टॉर्च है हमारे हाथ में, मान लो गणित वाले विद्यार्थी हो ना, मान लो। तो इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी और ये कहाँ जाएंगी? उधर बाईं ओर कि दाहिनी ओर जाएंगी, कि ऊपर जाएंगी कि नीचे जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी, ये सीधे सीधे निकलेंगी, सीधे सीधे जाएंगी। बात समझ में आया? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, जहां से भी ये निकलता है वहां से ये सीधी रेखा में निकलता है। और अगर आप इसको रोकना चाहेंगे कि प्रकाश को नहीं जाने देंगे, इसको वापस करना चाहेंगे, तब भी ये सीधी रेखा में ही आएगा, टहलते घूमते नहीं आएगा कि ये प्रकाश का किरण यहाँ से, ये हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत है
टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, ये सब सीधी रेखा में निकलेंगी। और अगर हमने इसमें अवरोध लगा दिया, कोई भी रुकावट लगा दिया, एक ठो कुछ लगा दिए कि जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभाषक और अपारदर्शी। पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार जा सके, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, तो ये सब पारदर्शी माध्यम है, इसमें प्रकाश आर पार जा सकता है। ठीक है। पारभाषक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार जा सके, जैसे तेल से भीगा हुआ एक कोई कागज आप ले लीजिए, तो उससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो जाएगा, तो वो बेचारा मीडियम में है, उसको पारभाषक माध्यम कहते हैं। और एक अपारदर्शी माध्यम होता है, अपारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ठीक है। अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो हमारे पास ये एक माध्यम था, यहाँ बीच में वायु है, वायु में तो प्रकाश जा ही सकता है, वायु पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट। ये कोई अपारदर्शी माध्यम हमने बीच में लगा दिया, अब यहाँ से प्रकाश नहीं जा पाएगा, तो क्या करेगा, टकराएगा और वापस आएगा। टकराने के बाद में जब ये ऐसे वापस आएगा ना, ये जा रहा था, अब ये आ रहा है, तो आते समय भी ये सीधी रेखा में ही आएगा। ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ से फिर कहे कि चलो इधर चलें, नहीं इधर नहीं जाएंगे, अब चलो इधर चलते हैं, अरे नहीं इधर नहीं आनंद आ रहा है इधर, इस तरह से ये नहीं करता है जी। बात क्लियर है। अच्छा, दूसरा गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण ये कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं भी चल सकता है, जहां कुछ भी नहीं है प्रकाश वहां पर भी चल सकता है। जरूरी नहीं कि जल हो या वायु हो तभी गति करेगा। अब हमारा आवाज ये भी तरंग है, लेकिन इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। जल में जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ उसके लिए जल की आवश्यकता है, तभी वह गति कर सकता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह कहीं भी चल सकता है। तीसरी बात, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग में 2 तरंगें होती हैं, एक वैद्युत तरंग, एक चुंबकीय तरंग। अच्छा, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस इतना जान लो कि यह वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग 12th में। एक वैद्युत तरंग होता है, दूसरा चुंबकीय तरंग होता है। वैद्युत तरंग इस तरह से गति कर रहा है, चुंबकीय तरंग इस तरह से गति कर रहा है, दोनों एक दूसरे को फिर साथी, एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, चलते रहते हैं। अब ये जो टावर लगा होता है ना आपके घर के आसपास, आप घर के अंदर बैठे हैं तभी पहुंच जाता है नेटवर्क, आप जाए जहां नेटवर्क पहुंचे वहां, ऐसा कहीं सुने थे। तो घर के अंदर बैठे हैं तभी नेटवर्क पहुंच जाता है। कैसे? जबकि बीच में आपका वो घर है ना, तो मोटा मोटा दीवार है, बाहर का वायु अंदर नहीं आ पा रहा है, तब नेटवर्क कैसे आ जा रहा है? क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, तो यह चल सकता है, अपारदर्शी माध्यम में भी प्रवेश कर सकता है। ठीक है। ये नेटवर्क भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, कहीं भी चल सकता है, पानी के अंदर भी घुस जाएगा। प्रकाश भी पानी के अंदर चला जाता है। पानी के अंदर जब जाता है तब एक और घटना घटती है, अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो ये होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और माध्यम अगर इसको कोई आसान मिल रहा है, आप दोनों लोग पीछे बैठ जाओ तो बेहतर है। अब एक चीज इस पर भी कॉमन होता है, जैसे जो चीज हम लोगों के ऊपर कॉमन होता है, अगर हम लोग वायु में चल रहे हैं, जहां वायु है, तो यहाँ पर चलना दौड़ना हमारे लिए बड़ा आसान है। यहाँ पर चलना दौड़ना आसान है। अब हम लोग ही पानी के भीतर बैठ जाएं, पूरा जिस कमरे में खड़े हैं ना, इस कमरे को पूरा पानी भर दें और तब चलें, तब चलना आसान रहेगा? तब बहुत कठिन हो जाएगा। आपने कभी नदी वदी पार किया होगा तो देखे होंगे कि जिस स्पीड से चलते आ रहे थे, नदी पार करते समय फिर ज़्यादा ताकत लग रहा है, थक जाओगे अगर नदी जो है लंबी हो गई तो ऐसे प्रकाश के साथ भी होता है। अगर माध्यम कोई विरल है, विरल माध्यम कहलाता है ये, जहाँ पर कण दूर दूर होते हैं जिसमें आसानी से चला जा सके। माध्यम विरल है तो प्रकाश बहुत तेजी से गति करेगा, उसका स्पीड ज़्यादा होगा। और यदि माध्यम सघन हो गया, जल, कांच, हीरा, इस प्रकार से अगर माध्यम हो गए, तब वह उसको दिक्कत होगा, उसका स्पीड घट जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? अगर
माध्यम सघन हो जाएगा तो उसका स्पीड घट जाएगा। और जो सबसे विरल माध्यम होता है जिसको कहते हैं निर्वात, अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूम। निर्वात मतलब जहां वायु भी ना हो, बिल्कुल भी एकदम से खाली हो। बल्ब को भी निर्वात में रखा जाता है। बल्ब, विद्युत बल्ब आपने देखा होगा 100 वाट वाला जो पीला पीला जलता था जी, तो उसके अंदर से भी वायु को निकाल लेते हैं। वायु अगर रहे ना तो तंतु लगा होता है उसके अंदर, बल्ब के अंदर। ऐसे आपने तार देखा होगा गोल गोल ऐसे लगा होता है, तो वो तंतु है, वो गर्म होता है, करीब 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है। वो गर्म होगा, अंदर वायु भरा है, तो वायु का क्या होगा फिर, वह वाष्पित होगा। वाष्पित होगा तो आपको बल्ब के अंदर जल के बूंद दिखाई पड़ेंगे या शीशा चटक सकता है। तो इसलिए अंदर से वायु को निकाल देते हैं। अगर आपको बड़े क्षमता वाला बल्ब बनाना है तो उसके अंदर फिर अक्रिय गैस भरेंगे। अक्रिय गैस मतलब जिसका किसी से कोई रिएक्शन नहीं होता, जैसे आर्गन हो गया, तो ऐसे गैसों को, नाइट्रोजन हो गया, इन सब गैसों को भरा जाएगा, अक्रिय गैसों को। ठीक है, हो गया? अच्छा, ब्राइटनेस ठीक है, मतलब हम ठीक से आ रहे हैं? बार बार बड़ा बड़ा दिख रहा है? ठीक, ठीक है। तो प्रकाश का जो चाल है अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो जाता है। जब ये विरल माध्यम में था तो पूरे स्पीड से दौड़ रहा था, जल में पहुंचा तो इसका स्पीड और कम हो गया। जब ये जल से भी सघन, जल से भी घना एक चीज होता है कांच, कांच में पहुंचा तब ये और भी ज़्यादा इसका वेग कम हो गया। और कांच से भी सघन जो इस दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा, प्रकाश जब हीरे में प्रवेश करेगा तब उसका वेग और भी कम हो जाएगा। किस माध्यम में कितना वेग होगा चलिए जानते हैं। सबसे पहले यह जान लो अभी आज के टॉपिक में कि प्रकाश का जो वेग है, क्या सर, प्रकाश का चाल निर्वात में, निर्वात अथवा लिखते हैं वायु, निर्वात और वायु दोनों में, अथवा में है जी। निर्वात और वायु लगभग एक समान है क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता प्रकाश के चाल में। निर्वात जहाँ वायु भी नहीं है और वायु जहाँ पर है, वायु जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं वायु ही तो है। वायु नहीं होता तो क्या होता, तो हम लोग रह ही नहीं पाते, हाँ, रहना असंभव हो जाता। तो निर्वात और वायु में प्रकाश का चाल लगभग एक समान होता है। लगभग में यह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये अगर हम ये हमारे फिजिक्स की भाषा नहीं है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सेकंड तो है, देखिए पद्धति एक बना के रखना होता है, MKS, CGS और FPS, इन तीनों में से किसी एक पद्धति को बना के चलना होता है। लेकिन हम लोग MKS पद्धति ही बना करके चलते हैं 99% केसेज में। MKS पद्धति से ही काम होता है। MKS मतलब कि लंबाई है तो मीटर में, लंबाई आप किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। और वजन है, आप चीनी खरीदने गए हैं तो उसको किलोग्राम में मापेंगे। समय है तो सेकंड में मापेंगे। कभी आपने समय को लीटर में मापा है कि 4 लीटर घंटा लग गया आज हमको? तो सबके लिए अलग अलग मात्रक होते हैं, सबके लिए अलग अलग मात्रक होते हैं। अब इसमें कुछ मूल मात्रक हैं और कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं। मूल मात्रक कौन से होते हैं, जो जैसे मूल मतलब होता है जड़, जड़ जो सबसे नीचे है। जड़ से ही तना तैयार होता है, तनों पर शाखाएं तैयार होती हैं, शाखाओं पर पत्तियां तैयार होती हैं। लेकिन सबसे नीचे या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जड़। तो मूल मतलब जड़। कुछ हमारे पास मूल मात्रक हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये सब 7 हमारे पास मूल राशियां हैं। इनका मात्रक हमें आसमान से प्राप्त हुआ है, ईश्वर से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो भी है, जैसे चाल हो गया, चाल किसी का निकालते हैं तो मीटर पर सेकंड में निकालते हैं ना। मीटर क्या है, लंबाई
और सेकंड क्या है, समय। दो मूल राशियां मिल गई, एक लंबाई और समय, तो बन गया चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में रखना होता है, वजन को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। सीजीएस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, वजन ग्राम में और समय सेकंड में। एफपीएस पद्धति में लंबाई फुट में रहेगा, वजन पाउंड में रहेगा और समय सेकंड में रहेगा। इस प्रकार से तो एक पद्धति को हमको बना के चलना होता है और हमको एमकेएस पद्धति बना के रखना है। ये जो मात्रक हमने लिख दिया है प्रकाश के वेग का 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये एमकेएस पद्धति को फॉलो नहीं कर रहा है। लंबाई किसमें होनी चाहिए, मीटर में, और यहाँ किलोमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर बनाएंगे। 3 लाख मतलब कितना, 3 बना के 5 2 0 सर, 3 लाख हो गया। और किलोमीटर को मीटर बनाओगे तब 1 बना करके 3 2 0। अब ये किलोमीटर किस में बन गया, मीटर में, मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमको नहीं दिख रहा होगा इधर वाला, इधर मीटर पर सेकंड लिखा है, समझ लेना आप सब। अब देखो एक और ट्रिक जान लो यहाँ से। अगर 0 0 0 वाला सब अंक है ना, तो इसमें जो अंक है अंकों का गुणा कर लो, 3 का गुणा कर लो 1 से, 3 करना 3, और ये जो 0 है 3 ठो इसका, सॉरी 2 और 3 5 और 3 इसका 8, कुल मिला के 8 ठो 0 है। इन 8 0 को ऐसे आप इसके साथ गुणा में 10 का घात 8 लिख सकते हो। 10 का घात 8 का मतलब क्या होता है कि 10 10 10 लिखो 8 बार। तो भैया अगर हम इस तरह से 3 बार अगर लिखते हैं तो 10 धामा 100 धामा 1000, 1 बना के 3 0 प्राप्त हो जाता है, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का पावर 3। 1000 को हम चाहे ये लिखें, चाहे 1000 लिखें, और चाहे 10 का पावर 3 लिखें। ऐसे ही इसमें 8 ठो 0 है तो 10 का घात 8 बन जाएगा और मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु में थोड़ा सा घट जाता है, 2,99,000 समथिंग में होता है, लेकिन इतना जो छोटा सा कमी हुआ है ना, उस छोटे से कमी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो ना के बराबर है, नेग्लेक्टेबल है, नगण्य माना जा सकता है। जब यही प्रकाश जिसका निर्वात में चाल इतना था, जब यह जल में पहुंचेगा तब इसका चाल कितना रह जाएगा, कांच में पहुंचेगा तब चाल कितना हो जाएगा, हीरे में प्रवेश करेगा तब कितना हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को आप लोग सीखेंगे। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोगों का अपवर्तन वाला, वहाँ पर अपवर्तनांक मिलेगा, उस चैप्टर में आप सबको निकालना हम सिखाएंगे पूरी तरह से विधिवत। ठीक है, आज प्रकाश के बारे में इतना बताया गया है। अब हम लोगों को जानना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन ये नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नहीं तो एक ही दिन में ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप सब जितना भी पढ़े हैं इसका नोट्स बनाइए, एक दूसरे का मदद करिए, घर पे मम्मी पापा का ख्याल रखिए, हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए और अपना भी ध्यान रखिए। ठीक, जय हिंद।